प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामाजिक विचारकों से कार्ल मार्क्स और उनके वर्ग संबंधी विचारधारा पर चर्चा करेंगे। वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय व्यक्तियों की श्रेणी अथवा शस्त्रधारी समूह से है। रोमन साम्राज्य में सन 578 से 534 ईस्वी पूर्व क्लासिस शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किया जाता था। रोम के एक राजा सर्वियस तुलियस ने सैनिकों को उनके घोड़े और शस्त्रों के आधार पर उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया था। इसके बाद वर्ग शब्द का प्रयोग मानव समाज में व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए किया जाता है। चलिए हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। आगवर्ण के अनुसार एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए गए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। मैकाइवरम पेज कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सकता है। लेपियर के अनुसार सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति अथवा पद प्राप्त होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वर्ग का सांस्कृतिक आधार मानने स्पष्ट किया है कि एक वर्ग के लोगों की सांस्कृतिक विशेषता समान होती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक वर्ग समूहों के उतार चढ़ाव, समान परिस्थिति, उच्चता और हीनता की भावना, वर्ग चेतना, सीमित सामाजिक संबंध, मुक्त द्वार, वर्ग की वस्तुपरक विशेषता, जन्म को इसमें महत्व नहीं दिया जाता, वर्ग में अपेक्षाकृत कम स्थायित्व पाया जाता है। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में कई उपवर्ग भी पाए जाते हैं। मैक्स वेबर का मत है कि एक वर्ग में लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं भी समान रूप से प्राप्त होती हैं। अब हम कार्ल मार्क्स के वर्ग के बारे में विचारों पर चर्चा करेंगे। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास में अब तक जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं उनमें संपत्ति का वितरण और समाज का वर्गीकरण एवं श्रेणियों में विभाजन इस बात पर निर्भर करता है। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास में अब तक जितनी भी सामाजिक अवस्थाएं रही हैं उनमें संपत्ति का वितरण और समाज का वर्गों एवं श्रेणियों में विभाजन इस बात पर निर्भर रहा है कि समाज में क्या और कैसे उत्पादन हुआ तथा उपज का विनिमय कैसे हुआ। मार्क्स का वर्गों का आधार सामाजिक या धार्मिक नहीं मानता। उसके अनुसार तो वर्गों का आधार आर्थिक ही रहा है। वे लिखते हैं कि सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयों तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियों दोनों ही हैं। मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा का उल्लेख वर्ग संघर्ष की व्याख्या के दौरान किया था। आपकी मान्यता है कि मानव इतिहास में मानव समूह सदैव ही संघर्षरत रहे हैं। इन संघर्षरत मानव समूहों को ही आप वर्ग कहते हैं। रेमंड एरन कहते हैं कि मार्क्स ने वर्ग की किसी भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, किंतु उनकी कुछ विशेषताओं का अवश्य उल्लेख किया है। वर्गों की एक विशेषता यह है कि इन्हें प्रमुखतः 2 भागों में बांट सकते हैं, शोषक एवं शोषित, जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि इनकी प्रवृत्ति 2 ध्रुवों में केंद्रीकरण की है। इस प्रकार मार्क्स सभी समाजों का विभाजन 2 वर्गों में करता है जो परस्पर संघर्ष करते हैं। वर्तमान पूंजीवादी युग भी इससे मुक्त नहीं है। इसमें भी 2 वर्ग हैं, एक बुर्जुआ और दूसरा सर्वहारा। इन दोनों वर्गों के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण आर्थिक है। एक वर्ग बुर्जुआ के हाथ में संपूर्ण उत्पादन प्रणाली है और दूसरा इन साधनों से रहित है। मार्क्स द्वारा इन वर्गों के संघर्ष पर अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण ही उनके समाजशास्त्र को वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र कहा जाता है। ऐतिहासिक नाटक में और विशेष रूप से पूंजीवाद में वर्ग के प्रमुख पात्र हैं। वर्ग संघर्ष ही इतिहास को गति प्रदान करने वाली शक्ति है। रेमंड एरन कहते हैं कि मार्क्स ने वर्ग क्या है इसको कहीं परिभाषित तो नहीं किया है, किंतु फिर भी इनकी रचनाओं में कई स्थानों पर इसका उल्लेख किया गया है। उनकी अमर कृति दास कैपिटल के 3रे खंड के अंतिम अध्याय में, जिसका कि शीर्षक सामाजिक वर्ग रखा गया है, में मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या की है। इस अध्याय में मार्क्स ने 3 वर्गों का उल्लेख किया है जो आय के 3 विभिन्न स्रोतों से संबद्ध है, साधारण श्रम शक्ति के स्वामी, पूंजी के स्वामी तथा भूस्वामी, जिनके आय के साधन क्रमशः मजदूरी, लाभ एवं भूमि कर है।
इस प्रकार वेतनभोगी, श्रमिक, पूंजीपति एवं भूस्वामी आधुनिक समाज के तीन बड़े वर्गों का निर्माण करते हैं जो उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था पर निर्भर है। इस प्रकार मार्क्स ने वर्गों की व्याख्या उनकी आर्थिक संरचना के आधार पर की है, जिसके पीछे उसके वैज्ञानिक उद्देश्य रहे हैं। स्वयं मार्क्स ने अपने अंतिम दिनों में यह लिखा कि उसने वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा बुर्जुआ इतिहासकार, विशेष रूप से फ्रांसीसी इतिहासकारों से ली है, किंतु वर्ग सिद्धांत के बारे में उसके योगदान को हम तीन प्रतिस्थापनाओं के अंतर्गत रख सकते हैं। वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास की कुछ निश्चित ऐतिहासिक अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। वर्ग संघर्ष अवश्य संभावी रूप से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की ओर ले जाता है। यह तानाशाही सभी वर्गों के विनाश तथा वर्ग विहीन समाज की प्राप्ति में एक संक्रमणकालीन अवस्था है। मार्क्स के वर्ग संबंधी विचारों से रेमंड एरोन दो निष्कर्ष निकालते हैं। एक, सामाजिक वर्ग वह है जो उत्पादन की प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान रखता है। उत्पादन प्रणाली में स्थान के दो अर्थ हैं, एक उत्पादन की तकनीक प्रक्रिया में तथा दूसरा वैधानिक प्रक्रिया के स्थान जो कि तकनीकी प्रक्रिया पर थोपी जाती है। पूंजीपति जो कि उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, श्रमिकों का संगठनकर्ता भी होता है, वही तकनीकी प्रक्रिया का स्वामी होता है तथा अपनी वैधानिक स्थिति के कारण उत्पादकों से अतिरिक्त मूल्य को भी प्राप्त करता है। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ वर्ग संबंध भी सरल होते जाते हैं। वास्तव में जब आय के दो स्रोत श्रम एवं लाभ होते हैं तो समाज में केवल दो ही बड़े वर्ग रह जाते हैं, श्रम शक्ति के मालिक श्रमिक वर्ग तथा पूंजीपति जो कि अतिरिक्त मूल्य को हड़पते हैं। औद्योगिकरण में भूमि कर पर आश्रित भूस्वामियों का वर्ग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी कुछ रचनाओं में वर्गों का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक जर्मनी में क्रांति और प्रतिक्रांति, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन जर्मनी में, जो कि जर्मनी की 1848 की क्रांति के अध्ययन से संबंधित है, 8 वर्गों का उल्लेख किया। पहला, सामंती अभिजात, बुर्जुआ, पेटिट बुर्जुआ, उच्च एवं मध्यम कृषक, स्वतंत्र निम्न कृषक, दास कृषक, कृषि श्रमिक और औद्योगिक श्रमिक। मार्क्स ने अपनी एक अन्य रचना फ्रांस में वर्ग संघर्ष, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में निम्नलिखित वर्गों का उल्लेख किया: वित्तीय बुर्जुआ, औद्योगिक बुर्जुआ और पेटिट बुर्जुआ, कृषक वर्ग, सर्वहारा वर्ग और उपसहारा वर्ग। ये 6 वर्गों का उल्लेख उन्होंने इस पुस्तक में किया। मार्क्स द्वारा वर्णित वर्गों की संख्या उनके द्वारा दास कैपिटल में उल्लेखित वर्गों से सिद्धांत से कहीं टकराती नहीं है। दास कैपिटल में आपने पूंजीवादी व्यवस्था में 2 बड़े समूहों के केंद्रीकरण के रूप में 2 वर्गों का उल्लेख किया, जबकि अन्य रचनाओं में आपने यह बताने का प्रयत्न किया कि वे कौन से सामाजिक समूह थे जिन्होंने ऐतिहासिक परिस्थितियों में राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित किया। मार्क्स ने अपनी कुछ रचनाओं में वर्ग के संरचनात्मक और ऐतिहासिक पक्ष के अतिरिक्त मानसिक पक्षों का भी उल्लेख किया है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दी 18th ब्रूमेयर में यह लिखा है कि वर्ग के लिए एक बहुत बड़े मानव समूह में समान आर्थिक गतिविधियां, समान जीवन शैली, समान हित और समान संस्कृति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये सभी आवश्यक पहलू हैं। वर्ग के लिए एकता की चेतना, एक वर्ग की दूसरे वर्ग से पृथक होने की भावना और यहाँ तक कि दूसरे वर्ग के प्रति विद्वेष की भावना का होना भी आवश्यक है। वर्ग के बारे में मार्क्स द्वारा प्रकट किए गए अब तक के विचारों से ज्ञात होता है कि आपने वर्ग के बारे में राजनीतिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किए। मार्क्स का मौलिक विचार यह था कि पूंजीवादी समाज में श्रमिकों एवं पूंजीपतियों में अपने अपने स्वार्थों को लेकर टकराव पाया जाता है, जो कि ऐतिहासिक विकास के साथ साथ सरल रूप धारण करता जाता है। मार्क्स समाज में वर्गों की बहुलता के प्रति सचेत थे। मार्क्स वर्ग तथा सामान्य सामाजिक समूहों को एक ही नहीं समझ लेने के प्रति भी हमें आगाह करते हैं। मार्क्स ने समाज में केवल 2 वर्गों, पूंजीपति एवं श्रमिक वर्गों का उल्लेख अपने निश्चित राजनीतिक एवं ऐतिहासिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया है। ये दोनों ही वर्ग समाज कैसा होना चाहिए के बारे में परस्पर विरोधी धारणाएं रखते हैं। उनमें सामूहिक चेतना और सामान्य क्रिया की इच्छा पाई जाती है। अब तक हमने जो विवेचन किया उससे स्पष्ट है कि मार्क्स ने वर्ग की अवधारणाओं को 3 दृष्टि से देखा है। आर्थिक दृष्टि से, जिसमें वर्गों का निर्माण आय के स्रोतों के आधार पर होता है, और इस दृष्टि से प्रत्येक समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं, पूंजीपति एवं श्रमिक, जो परस्पर संघर्षरत हैं और जो इस वर्ग संघर्ष का अंत एक वर्गहीन और साम्यवादी समाज की स्थापना के रूप में होगा। दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टि से,
मार्क्स ने मानव इतिहास में पाए जाने वाले विभिन्न वर्ग, उनकी प्रकृति और संख्या का तथा राजनीतिक घटनाओं में उनके प्रभाव का उल्लेख किया है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मार्क्स वर्गों में पाई जाने वाली एकता और चेतना तथा उनकी क्रिया शक्ति को महत्व देता है। उनका विश्वास है कि सर्वहारा वर्ग एक क्रांतिकारी वर्ग है जो कि भविष्य में पूंजीवाद को समाप्त कर देगा और नए समाजों की स्थापना करेगा, जिसमें राज्य नहीं होगा, उत्पीड़न, असमानता तथा श्रमिकों का शोषण भी नहीं होगा और समानता का साम्राज्य होगा। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास में अब तक जितनी भी सामाजिक अवस्थाएं रही हैं, उनमें संपत्ति का वितरण और समाज का वर्गों एवं श्रेणियों में विभाजन इस बात पर निर्भर रहा है कि समाज में क्या और कैसे उत्पादन हुआ तथा उपज का विनिमय कैसे हुआ। मार्क्स वर्गों का आधार सामाजिक या धार्मिक नहीं मानते। आपके अनुसार तो वर्ग का आधार आर्थिक ही रहा है। मार्क्स कहते हैं कि साधारणतः व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, किंतु अधिक स्पष्ट रूप से वह एक वर्ग प्रणाली है। प्रत्येक युग में जीविकोपार्जन के लिए कोई न कोई साधन अवश्य ही प्रचलित रहे हैं। साधनों की भिन्नता के कारण ही मनुष्य विभिन्न वर्गों में विभाजित रहे हैं तथा उनमें वर्ग चेतना भी पाई जाती है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार वर्ग का जन्म उत्पादन के साधनों पर निर्भर है। जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता जाता है, वैसे ही नए वर्गों का जन्म भी होता है। इस प्रकार इस युग में प्रचलित उत्पादन की प्रणाली ही उस समय के वर्गों की प्रकृति को तय करती है। मार्क्स की व्याख्या के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों के समूह को कहेंगे जो अपनी जीविका एक ही ढंग से कमाते हों। इस प्रकार सामाजिक वर्गों का आधार आर्थिक है। तो आज हमने कार्ल मार्क्स के वर्ग संबंधी विचारों को जाना और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कार्ल मार्क्स की वर्ग की अवधारणा अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।